तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली और स्लेवरी। जो संपत्ति का थ्योरी, परिवार का, और जो गुलाम व्यवस्था की जो थ्योरी थी स्लेवरी, वो हम डिटेल्स में जानेंगे। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लाटोस कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी थी वो आपका जो प्लाटो की जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी थी उससे बिल्कुल अलग थी। प्लाटो विश्वास करते थे कि प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म हो, उसका कॉमन ओनरशिप हो, लेकिन एरिस्टोटल मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ज़रूरी है। तो प्लाटो thought of property as an obstacle in the proper functioning of the state and therefore suggested communism for the guardian class। अभी देखिए, प्लाटो जो थे वो मानते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो एक रुकावट है जो कि राज्य व्यवस्था को सही रूप से परिचालना करने में एक बाधा या रुकावट होती है। और इसीलिए वो सजेस्ट करते थे कि जो गार्जियन क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उसमें आपका उनके लिए प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं होना चाहिए, उनमें कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, उनमें एक कॉमन ओनरशिप होना चाहिए। क्योंकि अगर गार्जियन क्लास का अगर प्रॉपर्टी आ जाएगा तो उनमें करप्शन आएगा और ये आपका राज्य की सही परिचालना में बाधा प्रकट होगा। बट फॉर एरिस्टोटल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। लेकिन उसका विपरीत में जो एरिस्टोटल है वो मानते थे कि जो संपत्ति है वो मनुष्य को मानसिक सुख प्रदान करती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। क्योंकि ये मनुष्य की जो बेसिक जो मानव की जो आचार है कि वो संग्रह करना चाहता है, वो संपत्ति को अपनाना चाहता है, तो उसकी वो पूर्ति करता है जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति में आती है कि जो कि प्रवृत्ति है किसी चीज़ को अपनाना। His chief complaint against Plato was that he failed to balance the claims of production and distribution। और एरिस्टोटल जो प्लाटो के विरुद्ध जो थ्योरी ऑफ या कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है उसका विरुद्ध में उनका ये कंप्लेंट था, उसका उनका ये मतभेद था कि जो प्लाटो थे वो एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए, जो कि प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन करता है और जो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोड्यूसर क्लास और जो गार्जियन क्लास उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेके एरिस्टोटल प्लाटो से कुछ मतभेद रखते थे। प्लाटोस कम्युनिज्म प्रॉपर्टी दोज हु प्रोड्यूस डू नॉट ऑब्टेन द रिवार्ड ऑफ देयर एफर्ट्स। और जो प्लाटो की जो कम्युनिज्म प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता था, जो कि प्रोड्यूसर क्लास है उनको उनकी जो उपज है, जो उनकी जो लेबर का उनका जो परिश्रम का जो उपज है, जो प्रोड्यूस है, उसकी उनको फल नहीं मिलता था। लेकिन ये क्या है कि वो मतलब तो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते थे लेकिन उसका फल वो नहीं भोग कर सकते थे। तो ये था आपका प्लाटो की कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का एक मूल सिद्धांत। एंड दोज हु डू नॉट प्रोड्यूस द रूलर्स एंड द ऑक्सिलरीज गेट ऑल कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। देखिए, प्लाटो की जो कम्युनिज्म थी उसमें क्या होता था, प्रोड्यूसर क्लास जो वर्किंग क्लास था वो तो मजदूर तो प्रोड्यूस करता था, वो फसल उपजाता था या कोई भी प्रोडक्शन करता था, लेकिन उसका जो लाभ जो रूलिंग क्लास है और जो वॉरियर क्लास है वो भोग करते थे। उनको जीवन की सभी सुविधा मिलती थी, लेकिन जो प्रोड्यूसर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, उनकी अपना उपज का फल नहीं मिलता था। His conclusion, therefore, is that communism of property ultimately leads to conflicts and clashes। और इसीलिए एरिस्टोटल मानते थे कि जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है, जो कि आपका प्लाटो का सिद्धांत था, वो आपका समाज में विवाद और झगड़ा पैदा करने का एक जरिया है। ही वॉज ऑफ ओपिनियन दैट प्रॉपर्टी इज नेसेसरी फॉर वन हु प्रोड्यूसेस इट एंड फॉर दैट मैटर नेसेसरी फॉर ऑल। और एरिस्टोटल मानते थे जो प्रॉपर्टी है वो जो प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए अनिवार्य है, और ना कि सिर्फ प्रोड्यूसर क्लास के लिए बल्कि सभी वर्ग, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए प्रॉपर्टी ज़रूरी है। Professor Maxey expresses Esther's voice when he says, "Man must eat, be clad, have shelter, and in order to do so, must acquire property." और इसी तर्क को सपोर्ट करते हुए प्रोफेसर मैक्से बोलते हैं कि जो एरिस्टोटल की जो बात थी कि मनुष्य को जीने के लिए उसको खाना पड़ेगा, उसको पहनने के लिए कपड़ा लगेगा और उसके रहने के लिए एक घर रहना होगा, और इन सभी
सामान की पूर्ति के लिए, आवश्यक चीज़ों के लिए, रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति के लिए उसको प्रॉपर्टी एक्वायर करना होगा, उसको संपत्ति एक्वायर करना होगा, क्योंकि संपत्ति अगर एक्वायर नहीं करेगा तो ये सब चीज़ उसको पूर्ति नहीं होगा जो बेसिक नीड्स है। द इंस्टिंक्ट टू डू सो इज़ नेचुरल एंड प्रॉपर एज द प्रोविजन नेचर मेक्स इट, सप्लाइंग वाइल्ड एनिमल्स एंड द मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ सस्टेनेंस एंड प्रोडक्शन। और जो ये प्रॉपर्टी ओनरशिप का जो इंस्टिंक्ट है, जो प्रवृत्ति है, ये नेचुरल एक प्रवृत्ति है जो कि प्रकृति सभी जो जैसे कि सभी जो वन्य प्राणी है उनकी जो नीड है वो भी सप्लाई करती है। तो इसी तरह मनुष्य की जो प्रॉपर्टी की नीड है वो भी आपका ज़रूरी है उसके जीवन के लिए और उसकी मतलब प्रजन्मीकरण के लिए, नया प्रजन्म को वो उसको जन्म देने के लिए उसको प्रॉपर्टी ज़रूरी हो जाता है। प्रॉपर्टी इज नेसेसरी एज टू सेज हिमसेल्फ, वेल्थ प्रॉपर्टी इज स्टोर ऑफ थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर यूजफुल लाइफ इन द एसोसिएशन ऑफ सिटी एंड एज हाउस हेल्ड। और जो प्रॉपर्टी है ये एक जीवन में जीने के लिए एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जो कि एक शहर में रहने के लिए या एक घर में रहने के लिए बहुत एक आवश्यक एक स्रोत है उसकी जीवन यापन के लिए। According to Aristotle, property is part of the household and the art of acquiring property is a part of managing the household. अभी देखिए एरिस्टोटल क्या मानते थे जी, जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, ये एक घर का पार्ट है, सभी घर का पार्ट है। और जो ये आर्ट है, जो प्रॉपर्टी को आयत्त करना, जो प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, ये एक मतलब एक घर को मैनेज करने का आर्ट में आता है। फॉर नो मैन लिव्स वेल और इंडीड लिव एट ऑल अनलेस ही इज़ प्रोवाइडेड विद नेसेसरीज। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मतलब सही तरीक़े से नहीं जी पाएगा या कि वो जी ही पाएगा जब तक उसका जो जीने के लिए जो आवश्यक के जो सामग्री है उसकी वो पूर्ति नहीं कर पाता। जो रोटी कपड़ा और खाने के बगैर कोई भी मनुष्य नहीं जी पाएगा। विद रिगार्ड टू द ओनरशिप प्रॉपर्टी, एरिस्टोटल रेफर टू इंडिविजुअल ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज विच इज़ फॉर एरिस्टोटल द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। अभी देखिए, अभी प्रॉपर्टी ओनरशिप में एरिस्टोटल उसकी वर्गीकरण करते हैं। पहला है जो इंडिविजुअल ओनरशिप, एक व्यक्ति केंद्रिक जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी का, जो कि एक व्यक्ति मात्र के यूज़ के लिए होता है, वो है सबसे डेंजरस आपका ओनरशिप। जो प्रॉपर्टी ओनरशिप में सबसे खतरनाक जो स्थिति है वो है व्यक्ति केंद्रिक प्रॉपर्टी ओनरशिप। दूसरा है कॉमन ओनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज व्हिच कैन बिगिन विद सोशलिज्म बट वुड एंड अप इन कैपिटलिज्म। और दूसरा जो प्रवृत्ति है वो है कॉमन ओनरशिप, जो कि कम्युनिज्म का एक प्रॉपर्टी है और उसको उसके लिए व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार उसका यूज़ करना। तो ये तो एरिस्टोटल के हिसाब से एक मतलब जो सोशलिज्म का जो सिचुएशन है वो उसका प्रथम पर्याय है मतलब प्रथम स्टेप है सोशलिज्म की जो ओर। लेकिन ये अंत में जाके ये कैपिटलिज्म की ओर चला जाता है, क्योंकि जो कॉमन ओनरशिप हो जाता है ये तो पहले तो आपका सोशलिज्म क्या पे होता है, लास्ट में जाके ये कैपिटलिज्म में आ जाता है, क्योंकि एक क्लास ही जाके आपका सब प्रॉपर्टी ओन कर देती है और अल्टीमेटली ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो जाती है। और ये भी आपका मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा जो प्रवृत्ति है कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूज़, जो कि आपका एक कॉमन ओनरशिप होगा और उसका कॉमन यूज़ होगा। तो ए डिवाइस इनवेरिएबली इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब ये जो कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज़ ये भी मतलब वास्तविक रूप में ये प्रयोग नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और चौथा जो है इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज़, ए डिवाइस जनरली पॉसिबल एंड इक्वली एक्सेप्टेबल। ये है कि एक प्रॉपर्टी तो इंडिविजुअली ओन करेगा लेकिन इसका यूज़ जो होगा ये सभी यूज़ कर सकते हैं और ये पॉसिबल है और एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों की जो प्रॉपर्टी ओन करने का जो अधिकार करने का जो उसका प्रवृत्ति है वो भी पूर्ति होगा और इससे जो कैपिटलिज्म भी नहीं होगा, पूंजीवाद भी नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है या तो उसके नाम पे है प्रॉपर्टी लेकिन ये यूज़ करने के अधिकार सबका होगा, सभी यूज़ करेंगे, तो ये क्या होगा, एक तरह का आपका सोशलिज्म हो जाएगा। ए डिवाइस जनरली पॉसिबल, और ये एक्सेप्टेबल भी है। एरिस्टोटल सेज प्रॉपर्टी ought to be generally and in the main प्राइवेट बट कॉमन इन यूज़। तो एरिस्टोटल इसी की तर्क
ये करते हुए बोलते हैं प्रॉपर्टी आपका इन जनरल, मतलब प्रॉपर्टी ought टू बी इन जनरल मेन प्राइवेट, मतलब आपका इन जनरल वो तो प्रॉपर्टी प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए, लेकिन उसका जो यूज़ होना चाहिए उसका यूज़ कॉमन होना चाहिए। और ये सभी वो मानते हैं सबसे उचित और भरोसामंद और मतलब दैनंदिन जीवन में यूज़ करने लायक एक स्थिति है जो प्रॉपर्टी ओनरशिप को लेके। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज एसेंशियल एंड देयरफॉर इज जस्टिफाइड इज व्हाट इज एरिस्टोटल्स थीसिस। तो इसका सार ये होगा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यह ज़रूरी भी है और ये उचित भी है। ये है आपका एरिस्टोटल की मेन तर्क है, उसकी मेन थेसिस है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़रूरी भी है और जस्टिफाइड भी है, न्याय संगत भी है। बट इट हैज़ टू बी एक्वायर्ड थ्रू ऑनेस्ट मीन्स। लेकिन ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको जो एक्वायर, इसका जो ओनरशिप है ये आपका ऑनेस्ट मीन्स होना होगा, कोई करप्ट मीन्स नहीं होना होगा। कोई आपका प्रॉपर्टी ओनरशिप में जाके कोई अनुचित या आपका इलीगल कोई भी मीन्स यूज़ करके उसको एक्वायर नहीं कर सकता। ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी वेल्थ टेकिंग इंटरेस्ट इज़ द मोस्ट अननेचुरल मेथड। और एरिस्टोटल का मानना था कि जितना भी आपका प्रोसेस है कि जिससे कि मनुष्य आपका प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, उसमें से जो आपका इंटरेस्ट, जो सूद में जो पैसा जो लोग लेते हैं वो सबसे मतलब अननेचुरल है आपका पैसा एक्वायर करने का। एरिस्टोटल वाज ऑल्सो अगेंस्ट अमासिंग प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे तो एरिस्टोटल मानते थे एक लिमिटेड आपका प्रॉपर्टी ज़रूरी भी है और न्याय संगत भी है, लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि जो एक मैसेज, मतलब इसका ये नहीं कि बेतहाशा आपका प्रॉपर्टी लोग एक्वायर करे और उसको मतलब ऐंठते जाए, प्रॉपर्टी एक्वायर करते ही करते जाए, उसका कोई लिमिट ना हो, उस मतलब उसमें एक लिमिटेशन होना चाहिए। सो ही सेड टू एक्वायर टू मच वेल्थ प्रॉपर्टी विल बी एज ग्रॉस एन एरर एज टू मेक ए हैमर टू हैवी। और इसी संपर्क में वो बोलते थे कि अगर मतलब अगर बहुत ज़्यादा आपका प्रॉपर्टी ओन करना वो उस तरह हो जाएगा, उसी तरह का गलती हो जाएगा जिस तरह आपका एक हथौड़ा को उतना भारी बना देना, मतलब बहुत ज़्यादा बना देना, जिससे कि क्या होगा, हथौड़ा का काम ही नहीं होगा, उसको उठाना ही मुश्किल हो जाएगा। उसको तो उसका तो काम जो था उससे मतलब कील ठोकना वो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इतना भारी हो जाएगा कि अपने आप में ही वो एक मुसीबत हो जाएगा। तो ये मतलब ऐसे ही आपका जो वेल्थ है उसको मतलब बेतहाशा एक्वायर करने से वो ज़रूरत से ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा, ये कहना था एरिस्टोटल का। अभी आते हैं दोस्तों एरिस्टोटल की फैमिली सिस्टम में वो क्या बात करते थे, मतलब एज फैमिली के मैटर में वो क्या बोलते थे। एज अगेंस्ट प्लाटो एरिस्टोटल एडवोकेटेड द प्राइवेट फैमिली सिस्टम। अभी देखिए प्लाटो जैसे कि वेल्थ का भी कम्युनिज्म मानते थे और फैमिली का भी, जो गार्जियन क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उसमें भी आपका कम्युनिज्म ऑफ फैमिली सिस्टम भी मानते थे, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम नहीं होगा, ये मानते थे प्लाटो, क्योंकि उससे भी आपका समाज में या रूलिंग क्लास में करप्शन आती है। लेकिन प्लाटो जो प्राइवेट फैमिली सिस्टम है उसकी आपका सपोर्ट करते थे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फैमिली इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशल लाइफ। क्योंकि जो फैमिली है एरिस्टोटल मानते थे वो जो सामाजिक जीवन का एक मुख्य एक यूनिट है सोशल लाइफ का, which नॉट ओनली मेक सोसाइटी बट कीप्स इट गोइंग। क्योंकि जो फैमिली है ये फैमिली ही है कि जो आपका सोसाइटी को बनाता है और इसको मतलब परिचालना करता है। एक समाज में सोसाइटी को बनाने में मुख्य आपका योगदान फैमिली का है और उसी फैमिली सिस्टम को ही बेस करके समाज अग्रसर होता है मतलब ज़माने में। क्रिटिसाइजिंग प्लाटोस कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज एरिस्टोटल राइट्स फॉर डेट विच इज़ कॉमन टू द ग्रेटेस्ट नंबर हैज़ द लीस्ट केयर बेस्टड अपॉन इट। क्योंकि अगर वो कहते थे अगर कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज़ हो गया तो वो ये कहते थे अगर जो कोई भी चीज़ अगर सभी के लिए कॉमन हो जाता है तो उसका जो केयर है सबसे कम हो जाता है, क्योंकि कोई उसका इंडिविजुअल केयर नहीं करता, किसी कोई उसको अपना नहीं मानता है। तो इसी तरह क्या हो जाता है, जो उसका केयर भी बहुत कम हो जाता है। जिसका जितना भी ओनरशिप बढ़ेगा कोई भी चीज़ का तो उसका केयर भी उतना कमेगा। एवरीवन थिंक्स चीफली ऑफ हिज ओन, हार्डली एट ऑल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट एंड ओनली व्हेन ही इज हिमसेल्फ कंसर्न्ड एज एन इंडिविजुअल। क्योंकि सभी व्यक्ति अपने बारे में पहले सोचता है, एवरीवन थिंक चीफली ऑफ हिज ओन, और जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है जो वो बहुत कम ही सोचता है या बहुत बाद में सोचता है, पहले अपने बारे में सोचता है। और उसी ही तरह अगर जब उसका फैमिली उसका अपना नहीं होगा तो उसके लिए वो मतलब
बहुत कम केयर करेगा, क्योंकि वो सोचेगा ये तो सबकी जिम्मेदारी है, मेरा अकेला जिम्मेदारी थोड़ी है। For besides other considerations, everybody is more inclined to neglecting something which he expects another to fulfill. As in families, many attendants are often less useful than a few. क्योंकि जब कोई भी चीज़ जब आप देखिए सभी लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है, तो ये कोई भी व्यक्ति उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये सभी की ज़रूरत है, सभी की नीड है, इस पे इसकी देखभाल करना, तो उसका व्यक्तिगत वो जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो उसी तरह अगर फैमिली का अगर कॉमन ओनरशिप हो जाता है, तो जो भविष्य की जो प्रजन्म है उसकी जो देखभाल उसका वो भी नेगलेक्ट हो जाता है, कि कोई भी अपना फैमिली तो मानता नहीं है अपना, तो वो जानता नहीं है कि उसकी ये जो बच्चे हैं ये उसकी है या किसी और की है, तो इसलिए उस वो इंडिविजुअलाइज उसका केयर नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह वो उदाहरण देते हैं, अगर एक परिवार में अगर बहुत ज़्यादा अगर काम करने वाले लोग हो जाए, तो उनमें जो अटेंडेंस काम करने वाले लोग हैं वो भी बहुत कम जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि सभी सोचते हैं मैं नहीं करूँगा तो कोई दूसरा और कर देगा। लेकिन उसी तरह अगर कोई बहुत लिमिटेड अगर 1 या 2 होते हैं, तो उनका काम भी सही रहता है। ईच सिटीजन विल हैव ए 1000 सॉन्स हु विल नॉट बी हिज सॉन्स इंडिविजुअली। और जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में क्या होगा, सभी नागरिक के कहने के लिए 1000 लड़के होंगे, लेकिन उसका अपना बोलने के लिए कोई भी लड़का नहीं होगा। बट एनीबडी विल बी इक्वली द सन ऑफ एनीबडी, तो एंड देयरफॉर विल बी नेग्लेक्टेड एट ऑल, मतलब का सभी का लड़का सभी का होगा, और इसीलिए वो नेग्लेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी उसको अपना बोल के उसका केयर नहीं करेगा। तो उसके विरुद्ध वो इसीलिए वो जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली है प्लाटो की, एरिस्टोटल इसको खंडन करते थे। Aristotle believed that family is one institution where an individual's bond is nurtured, gets his identity, his name, and above all attains intellectual development. और एरिस्टोटल मानते थे कि फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक संस्थान है, जहाँ पे एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी देखभाल होता है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी परिचय मिलता है उसकी फैमिली से, उसकी नाम होता है, उसका नाम मिलता है उसको, और फैमिली में ही उसका बौद्धिक विकास होता है। He asserts that family is the primary school of social virtue, where a child gets lessons of quality such as cooperation, love, tolerance and sacrifice. और एरिस्टोटल मानते थे कि ये परिवार ही है कि जो कि एक व्यक्ति का प्राइमरी मौलिक स्कूल होता है, जहाँ पे उसको सामाजिक गुणों की शिक्षा मिलती है, और उसकी इस जो परिवार से ही उसको इस तरह की जो सामाजिक शिक्षा है, जैसे कि आपका मिलजुल के काम करना, कोऑपरेशन, फिर प्रेम, फिर टॉलरेंस और फिर सेक्रीफाइस, बलिदान, यह सब कुछ का शिक्षा उसको फैमिली से ही मुख्यतः मिलता है। इट इज़ नॉट मेयरली ए प्राइमरी एसोसिएशन बट इज़ ए नेसेसरी एक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये फैमिली सिर्फ एक मौलिक एक संस्थान नहीं है समाज का, बल्कि एक ज़रूरी एक एक्शन है, एक कार्य है सोसाइटी का। इसको अनिवार्य, सोसाइटी में अगर सोसाइटी को अग्रसर होना है, सोसाइटी को फलना फूलना है, तो फैमिली अनिवार्य है ही है। इफ मैन इज अ सोशल एनिमल व्हिच एरिस्टोटल इंसिस्ट्स ही इज, फैमिली बिकम्स द एक्सटेंशन ऑफ मैन्स नेचर। और एरिस्टोटल मानते थे कि मैन एक सामाजिक प्राणी है, और फैमिली इसी उसकी सामाजिक प्रवृत्ति का एक एक्सटेंशन है। द विलेज द एक्सटेंशन ऑफ फैमिलीज, उसी तरह जो गांव है वो फैमिली की एक्सटेंशन है। कई सारा आपका फैमिली मिलके गांव होता है। एंड द स्टेट एन एक्सटेंशन एंड यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस, और इसी तरह जो राज्य है वो आपका एक्सटेंशन है फैमिलीज और विलेजेस। देखिए, कुछ लोग मिलके आपका एक परिवार होता है, कुछ परिवार लेके आपका गांव बनता है, और कुछ गांव मिलके आपका एक राज्य बनता है। तो इसी तरह जो फैमिली है वो बेसिक यूनिट है, जिससे कि आपका समाज व्यवस्था या राज्य व्यवस्था स्थापित होता है। तो ये कहना था एरिस्टोटल का। ए फैमिली, एरिस्टोटल कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड प्रॉपर्टी। वो जो फैमिली है एरिस्टोटल का कहना था, उसमें रहता है आपका हस्बैंड, रहता है पति, बीवी, बच्चे, काम करने वाले लोग और प्रॉपर्टी, सब ये सभी आपका फैमिली में सम्मिलित है। इट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, डेट ऑफ द मास्टर एंड स्लेव। और फैमिली में 3 तरह का आपका संबंध होता है। एक है आपका मास्टर, मालिक और गुलाम का। दूसरा है मैरिटल, जो वैवाहिक जीवन जो कि पति और पत्नी के बीच में होता है। और पेरेंटल, जो कि आपका बाप और बच्चे में होता है। द मास्टर एरिस्टोटल हेल्ड रूल्स द स्लेव, और जो मास्टर है
जो कि आपका हस्बैंड है या फादर है, वो आपको बाकी सब लोगों को रूल करता है। द हस्बैंड रूल्स द वाइफ, जो पति है वो बीवी को रूल करता है, पत्नी को। एरिस्टोटल रिगार्ड्स वोमन इन्फीरियर टू मैन इन एन इनकम्प्लीट मेल, और एरिस्टोटल नारी को पुरुष से अधीन मानते थे, पुरुष के अधीन मानते थे, पुरुष से इन्फीरियर कम गुण वाला एक मेल मानते थे। इनकम्प्लीट मतलब पुरुष के बगैर नारी इनकम्प्लीट है। एंड द फादर रूल्स द सन, उसी तरह आपका जो बाप है वो बेटे पे भी रूल करता है। वो इट इज़ बिलीव इन पैट्रियार्की, और पुरुष प्रधान समाज को वो सपोर्ट करते थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वांटेड टू कीप वुमेन विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, गुड ओनली फॉर हाउस होल्ड वर्क एंड रिप्रोडक्शन एंड नर्चर ऑफ द स्पीशीज। और एरिस्टोटल जो पुरुष प्रधान समाज की मतलब ये सपोर्टर थे, और वो चाहते थे कि महिलाएं जो है वो घर के चारों दीवारों में वो सीमित रहे, और वो सिर्फ घर के काम करने के लिए वो आपका उपयुक्त है, वो उसी में उनकी वो मतलब उसी के लिए वो लायक है घर के काम के लिए, और बच्चे पैदा करने के लिए, और उनकी पालन पोषण करने के लिए वो उसी लिए उनको बनाया गया है। फॉर हिम मैन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, और एरिस्टोटल मानते थे कि जो पुरुष है वो फैमिली का मुख्य है, वो मुखिया है। लाइकवाइज एरिस्टोटल एफर्म दैट मैन इज सुपीरियर टू वोमन, और वो मानते थे कि पुरुष महिला वर्ग से सुपीरियर है, और उससे और वाइजर देन द स्लेव, और जो उनके जो गुलाम है गुलाम से भी वो अक्लमंद है। एंड मोर एक्सपीरियंस देन द चिल्ड्रन, और जो बच्चे से वो ज़्यादा अभिज्ञता संपन्न है। मतलब हर तरह से जो पुरुष है वो अपना परिवार का वो मेन है, सबसे वो लीडर है, वो मुखिया है, और सभी पे उसका राज होता है, जो कि एक बाप का रोल है या फादर की रोल है। तो ये था आपका एरिस्टोटल की फैमिली के बारे में धारणा। तो अभी उनका जो स्लेवरी के बारे में धारणा क्या था, उसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। एरिस्टोटल जस्टिफाई स्लेवरी व्हिच इन फैक्ट वाज द ऑर्डर ऑफ द डे, और एरिस्टोटल ठीक इसी तरह आपका जो गुलाम व्यवस्था था, जो स्लेवरी था, उसको भी वो जस्टिफाई करते थे, उसको भी वो न्याय संगत मानते थे, क्योंकि वो उन दिनों का आपका कॉमन एक आपका सिस्टम था। ही राइट्स फॉर दैट सम शुड रूल एंड अदर्स बी रूल्ड इज ए थिंग नॉट ओनली नेसेसरी बट एक्सपीडियंट फ्रॉम द आवर ऑफ देयर बर्थ, सम आर मार्क्ड आउट फॉर सब्जेक्शन अदर्स फॉर रूल। और एरिस्टोटल ये मानते थे कि जो स्लेवरी है, ये जो गुलाम व्यवस्था है, ये ना कि सिर्फ ज़रूरी है बल्कि प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि जन्म से ही कुछ लोग आपका रूल करने के लिए बनते हैं, और कुछ लोग आपका गुलाम मतलब किसी के अधीन में काम करने के लिए या गुलाम बनने के लिए बनते हैं। सो फोस्टर राइटली सेज इन फैक्ट एरिस्टोटल जस्टिफाई स्लेवरी ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सपीडियंसी। और जो फोस्टर हैं फिलोसोफर, वो कहते हैं एरिस्टोटल जस्टिफाई करते हैं स्लेवरी आपका जो कि प्रैक्टिकल एंगल से समाज में वो स्लेवरी को या गुलाम व्यवस्था को जस्टिफाई करते थे। ठीक है, इसी तरह बार्कर क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू बार्कर, एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट स्लेवरी इज मोर ए जस्टिफिकेशन ऑफ नेसेसिटी देन ए रिडक्शन फ्रॉम डिसइंटरेस्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। अब देखिए, इसी तरह बार्कर जो कहते हैं कि एरिस्टोटल की जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी था, वो आपका समाज में जो नेसेसिटी है, जो आपका ज़रूरत के अनुसार वो उसको जस्टिफाई करते थे, ना कि कोई डेटा या ऑब्जर्वेशन के मतलब उसके अनुसार। मतलब वो कुछ स्टडी के बेस में वो ये नहीं बोले थे कि जो स्लेवरी है या गुलाम व्यवस्था वो सही है, बल्कि जो मनुष्य की ज़रूरत है उसी के आधार पे उन्होंने ये जस्टिफाई कर दिया कि स्लेवरी ज़रूरी है। Maxe is more clear than numerous others in expressing Aristotle's justification of slavery. उसी तरह मैक्से जो एरिस्टोटल की जस्टिफिकेशन स्लेवरी है उसके बारे में वो क्लियरली बोलते हैं। सम पर्सन रिमार्क्स एरिस्टोटल थिंक स्लेवरी इज अनजस्ट एंड कॉन्ट्ररी टू नेचर, बट ही इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ क्वाइट इन अकॉर्ड विद द लॉज ऑफ नेचर एंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अभी देखिए मैक्से क्या बोलते हैं दार्शनिक, कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि एरिस्टोटल जो स्लेवरी जो आपका स्लेवरी है उसको मतलब जो आपका कुछ लोग मानते हैं कि एरिस्टोटल ये सोचते हैं कि जो स्लेवरी है ये अनजस्ट है और नेचर के परिपंथी है, लेकिन एरिस्टोटल वास्तव में ये मानते थे कि जो स्लेवरी है वो नेचर
की ही मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर ही है और जो न्याय के प्रिंसिपल के अधीन ही है। मतलब वो जो एरिस्टोटल है, वो कुछ लोगों की धारणा थी कि एरिस्टोटल उसको अनजस्ट या अगेंस्ट नेचर मानते थे, लेकिन वास्तव में एरिस्टोटल स्लेवरी को आपका अकॉर्डिंग टू नेचर और अकॉर्डिंग टू जस्टिस ही मानते थे। वो न्याय संगत भी है और नेचुरल भी है, ये मानते थे। Many persons, he asserts, are intended by nature to be slaves from the hours of the birth they are marked for subjection। क्योंकि एरिस्टोटल ये मानते थे कि बहुत सारे लोग, उनको नेचर ही उनको जन्म से ही उनको किसी और की गुलामी के लिए उनको बनाता है। नॉट दैट दे आर नेसेसरी इन्फीरियर इन स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी और माइंड, बट दे आर ऑफ सर्वाइल नेचर। ये इसीलिए नहीं कि वो मतलब आपका शारीरिक या मानसिक रूप में किसी के मतलब गुलाम होने का लायक है नेचुरली, या उनसे कमज़ोर है शारीरिक या मानसिक रूप से किसी से कमज़ोर है, लेकिन इसीलिए क्योंकि उनका प्रवृत्ति ही है कि वो किसी की सर्व करे, वो नेचर ही उनको बना देता है ऐसा। एंड सो आर बेटर ऑफ व्हेन दे आर रूल्ड बाय अदर मैन। और इसीलिए ये उनके लिए बेटर है कि वो किसी के अंडर में काम करे या किसी की रूल में, किसी के अधीन में वो रहे। They lack somehow the quality of soul that distinguishes the free man and master। और क्योंकि वो जो गुलाम जन्म से ही वो गुलाम जो लोग होते हैं, मतलब उनको जो नेचर बनाता है, उनका जो क्वालिटी है, जो आपका एक मास्टर और फ्री मैन में जो एक डिफ्रेंशिएट करता है, वो आपका वो क्वालिटी उनके पास नहीं है। जो कि आपका ना कि उनके पास मास्टर एक मालिक बनने का जो क्वालिटी है वो भी नहीं है, और जो एक फ्री मैन, जो एक स्वाधीन व्यक्ति का जो क्वालिटी होना चाहिए वो भी उनका पास नहीं होता है, नेचुरली उनके पास दिया नहीं जाता है। कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ जस्ट दैट दे शुड बी हेल्ड एज प्रॉपर्टी एंड यूज एज अदर प्रॉपर्टी इज यूज एज ए मीन्स ऑफ मेंटेनिंग लाइफ। और इसीलिए ये न्याय संगत है कि उनको भी आपका प्रॉपर्टी की तरह ही लोग यूज़ करें, जैसे कि दूसरा प्रॉपर्टी लोग यूज़ करते हैं, जो कि आपका जीवन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। जिस तरह आपको जीवन यापन के लिए दूसरे सामग्री का घर, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान जैसे ज़रूरी है, उसी तरह आपका गुलाम भी ज़रूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और वो भी प्रॉपर्टी में आता है। ये कहना था आपका, यह मानना था आपका एरिस्टोटल का। स्लेवरी इज़ नॉट ओनली नेचुरल, इट इज़ नेसेसरी एज वेल। ये स्लेवरी जो है, जो गुलाम व्यवस्था है, ये ना कि नेचुरल है बल्कि ज़रूरी भी है। इट इज़ नेचुरल, एरिस्टोटल आर्ग्यूड, बिकॉज नेचर डज नॉट एडमिट इक्वालिटी। क्योंकि नेचर भी आपका इक्वालिटी नहीं मानता है। इट इज़ नेसेसरी, ही कंटिन्यूज, बिकॉज इफ द मास्टर नीड्स ए स्लेव सो दैट ही इज एबल टू एंजॉय फ्री लाइफ, द स्लेव ऑल्सो नीड्स ए मास्टर सो दैट इज एबल टू मेंटेन द वर्च्यूज ऑफ फ्री मैन ओनली इन द कंपनी ऑफ फ्री मैन। और एरिस्टोटल मानते थे जिस तरह आपको जो मालिक को आपका उसको गुलाम की ज़रूरत है जिससे कि वो लाइफ को एंजॉय कर सके फ्रीली, उसी तरह आपका जो गुलाम है उसको भी मास्टर की ज़रूरत होता है, जिससे कि जो एक फ्री मैन की, एक जो स्वाधीन व्यक्ति की जो क्वालिटी है उसको वो अटेन कर सके। और वो तभी संभव है जब वो आपका स्वाधीन व्यक्ति या कोई मालिक के अंदर में, अधीन में वो रहे या काम करे। A slave, according to Aristotle, is not a human being. He is a subhuman, incomplete and a barbarian। और जो एक गुलाम है, एरिस्टोटल मानते थे वो मनुष्य नहीं है, एक पूर्णतर एक मनुष्य नहीं है, वो सब ह्यूमन है, एक इनकम्प्लीट मनुष्य है, इनकम्प्लीट एंड बारबारियन, और एक निर्दय एक मनुष्य है। इनकम्प्लीट और निर्दय एक व्यक्ति है जो कि एक गुलाम है। हाउएवर ही इज़ एन एनिमेट मीन्स फॉर एक्शन एंड नॉट इंटेंडेड फॉर प्रोडक्शन, फॉर ही हेल्प इन द बिजनेस विद इन द हाउस होल्ड। और लेकिन उसके अंदर में जान होता है, और और मतलब वो एक जानदार एक साधन है, एंड नॉट इंटेंडेड फॉर प्रोडक्शन, फॉर ही हेल्प इन द बिजनेस विद इन द हाउस होल्ड। और उसको उसकी यूज़ करके आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ घर में जो काम है उसी के लिए वो लायक है। ही बिलोंग टू द मास्टर, वो अपने मास्टर को बिलोंग करता है। बट एरिस्टोटल रिजेक्टेड इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स। लेकिन एरिस्टोटल जो गुलाम व्यवस्था को जस्टिफाई करते थे, उसको न्याय संगत मानते थे, लेकिन वो ये भी नहीं मानते थे कि जो अमानवीय जो ट्रीटमेंट है गुलामों को, वो करना चाहिए। एंड एडवोकेटेड देयर इमांसिपेशन एज ए रिवार्ड फॉर देयर गुड बिहेवियर। और जब भी एक कोई गुलाम अच्छा
अपना व्यवहार मतलब अपना बिहेवियर अच्छा दिखाए, अपना दैनंदिन जीवन में आपका जो उसके व्यवहार है वो अच्छा सही करे, तो उसकी आपका पुरस्कार हेतु उसको मुक्त कर देना चाहिए उसकी गुलामी से। एरिस्टोटल हैड इमांसिपेटेड हिज स्लेव्स ए ईयर बिफोर हिज डेथ। और ठीक इसी तरह उनकी जो गुलाम है उनको उन्होंने मुक्त कर दिया था उनकी मृत्यु से 1 साल पहले। इन कॉन्ट्रास्ट टू एरिस्टोटल, इट इज़ आर्ग्यूड दैट प्लाटो एबोलिश स्लेवरी इन द रिपब्लिक। तो देखिए इस तरह एक तरफ तो एरिस्टोटल जो स्लेवरी को नेचुरल मानते थे, न्याय संगत मानते थे, लेकिन उसके ठीक विपरीत में प्लाटो जो है वो जो स्लेवरी है उसको एबोलिश किया था उन्होंने। आपको उनकी जो रिपब्लिक है उसमें उनको उसकी खात्मा की बात करते थे वो। बट द एक्चुअल फैक्ट इज प्रोबब्ली दैट प्लाटो एक्सेप्टेड इट एज अ गिवन एज इट वाज यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन देन एंड टू एबोलिश इट वुड हैव बीन इकोनॉमिकली डिस्ट्रक्टिव। लेकिन जो एक्चुअल, ये तो एक तरफ है जो प्लाटो उसकी जो स्लेवरी की जो गुलाम व्यवस्था है उसकी खंडन करते थे, उनकी खंडन किया था उन्होंने उनकी रिपब्लिक में, लेकिन एक्चुअली वो उन्होंने जो गुलाम व्यवस्था है उसको एक्सेप्ट किया था एंशिएंट ग्रीक में, क्योंकि उस समय ये एक यूनिवर्सल, एक सामान्य, एक मतलब नेचुरल एक व्यवस्था था जो गुलाम व्यवस्था था। और उस समय अगर वो गुलाम व्यवस्था को एबोलिश कर देते थे तो वो अर्थनैतिक रूप में, आर्थिक रूप में एक विनाशकारी एक सिद्धांत होता, क्योंकि जो अर्थनीति है वो ही ठप हो जाता अगर गुलाम व्यवस्था को अगर वो बंद कर देते थे एंशिएंट ग्रीक में। एरिस्टोटल ऑन द कॉन्ट्री merely describe the facts as existed in the ancient west। और एरिस्टोटल जो है वो सिर्फ जो उस समय जो उनके समय में जो ग्रीक सिटी में जो व्यवस्था था, सामाजिक व्यवस्था, उसी की वास्तविक उन्होंने वर्णना की है। गुलाम व्यवस्था को लेके जो प्रैक्टिकल है उसी को वर्णना किए थे उन्होंने। हाउ एंटिसिपेटेड टाइम व्हेन देयर वुड बी नो स्लेवरी व्हेन द स्पिनिंग व्हील विल मूव ऑफ हिज ओन। लेकिन वो ये भी मानते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब समाज अग्रसर होगा और भी उन्नत होगा तो ये गुलाम व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब आपका मनुष्य को मशीन रिप्लेस करेगा तो ये मनुष्य, ह्यूमन वर्कर जो है, जो गुलाम है, उसकी ज़रूरत नहीं होगा। और वास्तविक रूप में यही हुआ है। जो आधुनिक युग में जो मशीन की जो युग है, अभी हम कहीं विश्व में ये गुलाम व्यवस्था को नहीं देखते हैं। और ये जो स्लेवरी है नेचुरली आपका जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसके बाद आपका ये धीरे धीरे विश्व भर में ख़त्म हो गया। तो ये था आपका एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, स्लेवरी और फैमिली का। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन। आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कोई भी आपका सुझाव हो या क्वेश्चंस हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।